चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे साथियों। आप इस समय जुड़ चुके हैं चंदू जैन के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने बात करी थी राजस्थान इतिहास के इस परिप्रेक्ष्य में। एक बार मैं क्लास देख लेता हूं कौन कौन विद्यार्थी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, ताकि आप और हम मिलकर के एक शानदार परिचर्चा कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए जी। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, हमने देखा किसके संदर्भ में? राजस्थान में एक महत्वपूर्ण राजवंश गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आप सभी ने बहुत अपार स्नेह दिया, प्रेम दिया, उसके लिए आपका आभार। आज हम आपके बीच में अगला राजवंश लेकर के आ रहे हैं और अगला राजवंश जो आपके रहने वाला है वो है अजमेर का चौहान राजवंश। बताओ भाई क्या होने वाला है? तो याद रखना, अजमेर का चौहान राजवंश। क्लियर हो गए? राव एनकेटी हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मेरे दोस्त आपका। सोनिया जी बहुत अभिनंदन, फटाफट जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए, तो मेरे दोस्त आज हम बात करने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। बताओ आज का टॉपिक क्या है भैया? तो मेरे दोस्त आज का टॉपिक है अजमेर का चौहान वंश। बड़ा महत्वपूर्ण वंश है, बड़ा महत्वपूर्ण शासन काल रहा है। और अजमेर जिसका इतिहास मेरे प्यारे साथियों पृथ्वीराज चौहान से शुरू होता है और पृथ्वीराज चौहान ही सब कुछ है वहां पर। तो इन सब चीजों के संदर्भ में हम हमारे बीच में चर्चा करेंगे। मुकुट वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जब राजस्थान के इतिहास में वीरों की बात होती है तो वीरों में सबसे अग्रणी नाम रखा जाता है पृथ्वीराज चौहान का। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये वही पृथ्वीराज चौहान है मेरे दोस्त जिन्होंने अजमेर में शासन किया और गजनी के आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में जबरदस्त तरीके से पराजित कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आप सभी प्यारे साथियों के साथ में। सबसे पहले ये जो अजमेर के चौहान राजवंश है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इन्हीं चौहानों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं चौहानों को हम शाकंभरी का चौहान वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो याद रखिएगा जी, हम इनके लिए कहते हैं शाकंभरी का चौहान वंश। शाकंभरी के अलावा यहाँ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, डेट्स कॉल्ड शपाद लक्ष। क्या कहा जाता है जी? सपाद लक्ष का चौहान डायनेस्टी। क्लियर हो गई बात? तो शपाद लक्ष कह लीजिए, सांबर कह लीजिए, अजमेर कह लीजिए, एक ही बात रहेगी। सर महाराणा सांगा नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं रामावतार मेरोठा भाई, लेकिन अभी हमने मेवाड़ की शुरुआत नहीं की है। अभी गुजर प्रतिहार और आज अजमेर है। इसके बाद अगली 2 क्लासें रणथंबोर और जालोर की होगी। फिर उसके बाद हम जो है राणा सांगा और महाराणा प्रताप के संदर्भ में चर्चा करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? राव एनकेटी नीम का थाना से जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम चंदू जैन है, बेहद अभिनंदन। रामावतार क्या आपकी बात क्लियर हो गई क्या? एक बार मुझे जरूर सूचना उपलब्ध करवा दीजिएगा। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हमने बात करी किसके बारे में? शपाद लक्ष्य या शाकंभरी के चौहानों के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, इनका जो मूल केंद्र था वह सांबर था और प्रारंभिक राजधानी इनकी अही छत्रपुर रही, नागौर। क्लियर हो गई? तो चलिए देखिए साहब, इनका जो प्रारंभिक केंद्र था वह प्रारंभिक केंद्र क्या था? तो मेरे दोस्त प्रारंभिक केंद्र आता है
शपाद लक्ष। और इनकी आरंभिक राजधानी आपको पता होगा, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। आरंभिक राजधानी, तो याद रखिएगा आरंभिक राजधानी जब जिक्र किया जाता है तो उसका नाम होता है अहिछत्रपुर। बताओ भाई क्या नाम होता है? तो याद रखिएगा डेट्स कॉल्ड अहिछत्रपुर। क्लियर हो गई? तो आरंभिक राजधानी अहिछत्रपुर होती है। चलिए, नमस्कार मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे साथियों का। तो याद रखिएगा अहिछत्रपुर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक केंद्र शपादलक्ष था, इसे ही सांबर कहा जाता है। अब देखिए, हम जब इस राजवंश की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि साहब इस राजवंश का आदि पुरुष कौन है। क्लियर हो गई? हम कहते हैं कि साहब इस राजवंश का मूल पुरुष कौन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त जब आदि पुरुष और मूल पुरुष की चर्चा की जाती है ना, तो याद रखिएगा एक नाम आता है वासुदेव। कौन नाम आता है जी? वासुदेव। अजमेर के चौहान राजवंश का संस्थापक था। 551 ईस्वी में इसने स्थापना करी और इसी ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गई? चलिए, वासुदेव कौन था भाई साहब? तो याद रखिएगा जी संस्थापक था। स्थापना कब करी? तो मेरे दोस्त 551 ईस्वी में स्थापना करी। और यह वही व्यक्ति है जिसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो याद रखिएगा सांभर झील बनवाई गई थी। सांभर झील जो है वह बनवाई थी। किसने बनवाई थी? इसने वासुदेव ने बनवाई। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है। स्वागत है सोनू रतनलाल मुकुट, बहुत अभिनंदन। अहिछत्रपुर जो है वह नागौर में होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यह इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक केंद्र सपादलक्ष रहा। सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। यह इनका आदि पुरुष था, मूल पुरुष था। 551 में स्थापना की थी। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए साहब, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बात करते हैं, तो जब वासुदेव ने अजमेर के चौहानों की स्थापना करी तो मेरे दोस्त यह प्रतिहारों का सामंत था, इसीलिए चौहानों का स्वतंत्र शासक इसे नहीं कहा जाता। तो फिर हमारे बीच में अगला प्रश्न आता है कि बताओ भाई चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? तो याद रखिएगा चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा कोई और नहीं गुवक प्रथम था। नाम याद रखिएगा। बताओ भाई कौन था? तो एक राजा के बारे में पढ़िएगा, डेट्स कॉल्ड गुवक प्रथम। अरे बताओ नाम क्लियर हो गया क्या? नाम है जी गुवक प्रथम। गुवक प्रथमों के बारे में क्या याद रखिएगा सर? ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा था। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? याद रखिएगा गुवक प्रथम था। और यह गुवक प्रथम वही है जिसने श्री हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सीकर में चौहानों के कुलदेव हैं श्री हर्ष, उनके हर्षनाथ मंदिर का यह निर्माण करवा देता है। क्लियर हो गई? तो अगली बात लिखिएगा, इसने सीकर में श्री हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया। किसका मंदिर बनाया था? तो याद रखिएगा श्री हर्ष मंदिर बनवाया। तो सर संस्थापक कौन हो गया जी? वासुदेव हो गया। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। सांभर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद गुवक पहला स्वतंत्र राजा है जिसने सीकर में श्री हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगला जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है उसका नाम आता है जी चंदन राज। अब देखो जब चौहान पढ़ रहे हो तो चंदन राज का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप पूछोगे सर इस चंदन राज का योगदान क्या है जी, हमें बताओ। तो मेरे दोस्त चंदन राज एक ऐसा राजा था, क्या ये बात क्लियर हो गई, जिसकी एक रानी हुआ करती थी, नाम था आत्मप्रभा। जिसकी एक रानी हुआ करती थी, नाम था रुद्राणी। तो आत्मप्रभा रुद्राणी एक ही है। यह शंकर भगवान को समर्पित करके 1000 दीपक प्रतिदिन पुष्कर झील में जलाया करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई साहब? शंकर भगवान, है क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब शंकर भगवान की आराधना, अभी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, जब शंकर भगवान की आराधना की जाती है तभी तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है। अरे मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बताओ।
जब शंकर भगवान की आराधना की जाती है तभी तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है। तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा। और ताजुब की बात देखिए, इसका नाम चंदन राज और मेरा चंदू जैन, हम दोनों की राशि सेम ही है, ये बात याद रखना। तो इसकी पत्नी थी रुद्राणी या आत्मप्रभा, उसे ये सुंदर वर मिला था, इसीलिए शंकर भगवान की आराधना करना नहीं भूली। 1000 दीपक प्रतिदिन पुष्कर झील में जलाया करती थी। तो इसकी रानी का नाम याद रखिएगा। बताओ भाई क्या है? आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये क्या काम करती थी भाई साहब? तो यह प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे जलाती थी। ठीक है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर हो गई? हाँ, इसी को रानी योगिनी भी कहा गया है, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। रुद्राणी कह लीजिए, आत्मप्रभा कह लीजिए, और इसी का एक नाम हुआ है जी योगिनी। क्लियर हो गई? क्या कहा गया है? योगिनी। आजकल आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एग्जामिनर जो है आपका पेपर बनाने वाला, वह भाई साहब प्रश्नों को बड़ा खोद खोद करके निकाल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? वह मेरे दोस्त प्रश्नों को जो है बड़ा खोद खोद करके निकाल रहा है, ना जाने मेरे दोस्त कहाँ से निकाल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ऐसे सवाल बना रहा है कि बस पूछो ही मतो। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा हमारे बीच में आता है और वह नाम होता है विग्रह राज द्वितीय। विग्रह राज द्वितीय। देखो, विग्रह राज द्वितीय के बारे में एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, सर इसे शिलालेखों में क्या कहा गया है? मतांग कहा गया है। और मतांग का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ठीक है, इसे शिलालेखों में मतांग यानी कि विजेता कहा गया है। क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत प्रतापी राजा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए मतांग कहा गया। मेरे दोस्त एक राजा, आप यहाँ पर छोटे छोटे राजा हैं, ये शुरुआती राजा हैं। एक राजा याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड पृथ्वीराज प्रथम। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, अब पृथ्वीराज प्रथम के बारे में क्या बात है जो आपको जाननी चाहिए? तो एक लेखक हुआ है जयानक। ठीक है ना, जयानक ने किताब लिखी है पृथ्वीराज विजय। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज विजय में वह लिखता है कि पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। कितने चालुक्य? 700। किसको मारा? चालुक्यों को। क्यों मारा? क्योंकि भाई साहब पुष्कर पर आक्रमण किया था। किसने मारा? विग्रह पृथ्वीराज प्रथम ने मारा। किसके अनुसार? जयानक की किताब पृथ्वीराज विजय के अनुसार। तो लिखो अगली लाइन। जयानक ने किताब लिखी है पृथ्वीराज जयानक की किताब पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार दिया। चालुक्यों को मारा था। क्लियर हो गई क्या बात? बताइए। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी।
इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा बना अजय राज। अजय राज कौन था? पृथ्वीराज प्रथम का बेटा था। गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज को चौहानों का निर्माण का काल कहा है। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना करी, अजमेर नगर बसाया था, यह बात याद रखिएगा। और इसी अजय राज ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो कुछ और बातें अजय राज के बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। यहां पर लिख लेते हैं हम अगला राजा अजय राज। ठीक है, अजय राज के बारे में अगर टाइम पीरियड जानना चाहते हो तो इसका टाइम पीरियड भी मिल जाता है। 1110 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और मेरे दोस्त 1133 ईस्वी तक इसने शासन किया था। बताओ भाई, 1110 से लेकर 1133 ये कौन है और कहां से आया, क्या इसके बारे में चर्चाएं हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा। सबसे पहले भाई साहब याद रखिएगा, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अगली बात 1113 में अजमेर नगर बसाया। जब अजमेर नगर बसा लिया तो स्वाभाविक बात है भैया कि अजमेर को क्या बनाई जाएगी भैया, राजधानी बनाई जाएगी। अजमेर में ही गढ़बीटली नाम के दुर्ग का निर्माण करवाया। गढ़बीटली दुर्ग, इसी गढ़बीटली दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो भैया इसे कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जी। आप एक बात बताओ भाई साहब, पत्नी आज अगर हमसे कुछ कह देती है तो आपकी हिम्मत है क्या मना करने की? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। भाई साहब भाग भाग करके काम करेंगे जी। अजी श्रीमती जी ने कहा है जी, हम तो यह काम करेंगे जी। हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? मेरे दोस्त मना कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो याद रखिएगा, मेवाड़ का एक राजा हुआ कुंभा। कुंभा का एक बेटा था रायमल, और रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज, जिसे हम राजकुमार पृथ्वीराज कहते हैं। इसका विवाह हुआ था तारा से, जो टोडा टोंक की राजकुमारी थी। तारा ने कहा जी तुमने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं अब तक, हैं ओ लो भाई साहब, तुमने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं अब तक तो मेरे दोस्त, इसी तारा के नाम पर उड़वा पृथ्वीराज या राजकुमार पृथ्वीराज ने अजय मेरू या गढ़ बीटली दुर्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था। क्लियर हो गई। इतिहासकार आया भाई साहब गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजय राज का काल जो है यह चौहानों के निर्माण का काल होता है। अजय राज का काल क्या है? तो याद रखिएगा जी, ये होता है चौहानों के निर्माण का काल। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? चौहानों के निर्माण का काल होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चौहानों के निर्माण का काल कहलाता है। अजय राज के बारे में दो तीन बातें और याद रखिएगा जी। पहली बात यह कि यह जैन धर्म का संरक्षक था। कौन से धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म को इसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, एक इसकी पत्नी थी, नाम था सोमलेखा। इस सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, और इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था? श्री अजय राज लिखा हुआ था। क्लियर हो गई। तो मेरे दोस्त, पहली बात याद रखिएगा, इस भाई की पत्नी का नाम क्या था? सोमलेखा। सोमलेखा ने कहा तुम मेरे नाम से सिक्के चला रहे हो, नहीं चला रहे हो? वैसा मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता? एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे दोस्त, अजय राज जो है, इस अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पे सिक्के जारी किए। याद करिए, भारतीय इतिहास में भी पहले सिक्के जारी हो चुके थे। मैंने अभी अभी समझाया कि पत्नी वह कहे और पत्नी कुछ कहे, हम वो नहीं करें, तो ऐसा संभव है क्या? जूते थोड़ी खाने हैं भाई साहब। तो याद करिए, एक राजा था, नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, गुप्त साम्राज्य का था। उसकी शादी हुई लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। कुमार देवी ने कहा तुम मेरे नाम के सिक्के जारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, बताओ। ऐसा राजा मरता क्या नहीं करता? राजा तो राजा हो, तू होगा राजा, तेरे घर पे है तो पहले एक पति, और पत्नी की बात मानना तेरा फर्ज है। चंद्रगुप्त ने कहा जैसी आज्ञा कुमार देवी, हम आपके नाम से सिक्के जारी करने का आदेश पारित कर देते हैं। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने अपने रानी कुमार देवी के नाम से सिक्के जारी किए, और इन सिक्कों को हम क्या कहते हैं? राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? राजस्थान के इतिहास में यह काम चौहान शासक अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पे सिक्के जारी करके किया था।
क्लियर। चलो साहब आगे बात का याद रखिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा जो गद्दी पर बैठा अजय राज के बाद, उसका नाम आता है अर्णोराज। 1133 में गद्दी पर बैठा और 1155 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। भैया राजा का नाम क्या है जी? अर्णोराज। इसे ही प्रेम से आनाजी भी कहा जाता है। इसे ही प्रेम से क्या कहा जाता है? आनाजी कहा जाता है। 1133 से 1155। अब देखिए इसके बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें जिनको आप लोगों को समझनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यह अजयराज का पुत्र था जी। ठीक है। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना? बता देना एक बार मुझे। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि को यह क्या करता है? धारण करता है। क्लियर हो गई? चलो साहब, अब देखो साहब एक दो बात समझिए। बेसिकली इसके समय एक चालुक्य राजवंश के राजा थे, नाम था जय सिंह सिद्धराज। अब उस जय सिंह सिद्धराज की एक बेटी थी, नाम था कांचन देवी। कांचन देवी के लिए अच्छे वर की तलाश थी। वर ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा बोलने वाला हो, वक्ता हो, सुंदर वक्ता, बहुत अच्छा वक्ता हो, दिखने वाला है ना, स्मार्ट हो, है ना, क्या कहते हैं उसको, गुणवान हो, चरित्रवान हो, शीलवान हो, अच्छा बोलने वाला हो, दिखने में बिल्कुल हैंडसम हो जी, मेरे जैसा। अब मेरे तो संभव नहीं है, तो भाई साहब उसने मेरे जैसा ही एक दूसरा युवक राजस्थान में देखा, नाम था अर्णोराज। तो अर्णोराज ने के साथ चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह कर दिया। तो एक लाइन याद रखिएगा, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, नाम याद रखना, डेट्स कॉल्ड कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह आनाजी से कर दिया। क्लियर हो गई क्या बात? आनाजी के साथ विवाह कर दिया गया। बढ़िया है साहब, कोई समस्या नहीं है जी। अब भाई साहब ब्याह हो गया, रानी ने कहा जी घूमने की जगह ही नहीं है तुम्हारे तो अजमेर में, तो इसने क्या कर दिया? याद रखिएगा, आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। चलिए आ जाओ। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्लियर हो गई? हमारे एक प्यारे साथी कह रहे हैं सर अब आपके बुढ़ापा आ गया है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखो 80, अभी तो उम्र ही क्या है, 80 साल ही तो उम्र है मेरे दोस्त। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? और इस उम्र में अगर बुढ़ापा नहीं आएगा तो होगा क्या? क्या ये बात क्लियर हो गई? आना सागर झील का इतिहास थोड़ा सा अगर आप देखते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पर एक ना व्यक्ति होता है, मुगल सम्राट जहांगीर। क्लियर हो गई? इस जहांगीर ने यहाँ पर दौलत उद्यान, इसे वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान, का निर्माण करवाया। क्लियर हो गई? और वहीं पर एक मुगल शासक था, नाम था शाहजहां। इस मुगल सम्राट शाहजहां ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? 12 दरियों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 12 दरियों का निर्माण करवाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ ना का जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर दो तीन पांच बातें फिर समझिएगा कि अजय राज का पुत्र था आनाजी, उपाधि धारण करी परम भट्टारक महाराजाधिराज की। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी का विवाह आनाजी से हुआ। ठीक है। और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत उद्यान या सुभाष उद्यान, और शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगली बात यहां पर समझिएगा कि मालवा का एक शासक था नरवर्मन, थोड़ी उछल कूद कर रहा था जी कि मैं गद्दी पर बैठूं, मैं गद्दी पर बैठूंगा, मैं जीतूंगा। तो भाई साहब ये आता है लपेटे में
और मालवा के नरवर्मन को पराजित कर देता है। मालवा के शासक नरवर्मन को हरा दिया। समझ में आ गई क्या बात? मालवा के शासक था नरवर्मन, इसको हराया। इसके अलावा याद रखिएगा इसी ने पुष्कर में, मेरे दोस्त याद रखिएगा, पुष्कर में एक मंदिर बना दिया और वह मंदिर था वराहा मंदिर। तो यह प्रश्न आपके पिछली बार रीट में पूछा गया था, आप सबको इस बारे में पता होगा कि बताओ पुष्कर के वराहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। क्लियर हो गई? अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, देवबोध और धर्मघोष सूरी। क्लियर हो गई? चलिए, अर्णोराज की चर्चा कर रहा हूं और अर्णोराज के दरबार में कितने विद्वान रहा करते थे? दरबारी थे दो। पहला नाम आता है देवबोध और दूसरा नाम आता है धर्मघोष। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये दो विद्वान यहां पर रहा करते थे। अब देखो अर्णोराज की बात कर लेते हैं भाई साहब। आजकल जलन किसको किससे नहीं होती है? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? आजकल जलन किसको किससे नहीं होती है? एक पुत्र को पिता से जलन होने लगती है, एक भाई को बड़े भाई से जलन होने लगती है, एक चाचा को भतीजे से जलन होने लगती है, एक बेटे को जलन होने लगती है अपनी माँ से। प्रत्येक रिश्ते में अहम की भावना और जलन की भावना आने लगी। तो अर्णोराज से जलता था इसका बेटा, नाम था जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, गद्दी पर बैठा। जगदेव की हत्या करी विग्रहराज चतुर्थ ने और विग्रहराज चतुर्थ अगला राजा गद्दी पर बैठा। तो यह प्रश्न सीधा पूछा गया है। अर्णोराज की जो हत्या है यह जगदेव ने की। क्लियर हो गई? जगदेव की हत्या किसने करी? तो भाई साहब यह हत्या करी विग्रहराज ने। और यह विग्रहराज कौन सा है? तो याद रखना जी, यह विग्रहराज है चौथा, विग्रहराज चतुर्थ। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों की चीजें क्लियर होनी चाहिए। जगदेव जो है यह 1155 से लेकर के 1158 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसके बाद विग्रहराज गद्दी पर बैठा 1158 से 1163 ईस्वी तक। कोई समस्या यहां तक? एक बार जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं सब साझा करिएगा। और अब बात करते हैं विग्रह। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है। और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चतुर्थ, जिसे हम बीसल देव भी कहते हैं। बताओ भाई क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को ही क्या कहते हैं? तो भैया यह बिशल देव है, अर्णोराज का दूसरा पुत्र था, जगदेव का भाई था। तो इसके पिताजी का नाम क्या था? तो नाम याद रखिएगा जी, अर्णोराज। बताओ भाई पिता का नाम क्या था? तो याद रखना अर्णोराज इसके पिताजी का नाम था। बिसल देव एक ऐसा शासक था मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। हाँ, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ ही ना, मैं केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो मैं केवल ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ाता हूँ।
क्लियर हो गई। और ऑफलाइन जो क्लासेस होती है मेरी, वह जयपुर पे होती है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस आयोजित होती है, ये बात याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस केवल और केवल काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, जय जिनेन्द्र राज भाई, स्वागत है आप सभी का, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुनिए सर, विग्रहराज कौन था, थोड़ा सा इतिहास को समझने की कोशिश करिए। तो विग्रहराज 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक अजमेर का चौहान राजवंश का राजा रहा, अर्णोराज का पुत्र था। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। स्वयं साहित्यकार तो था ही सही, साहित्यकारों को संरक्षण दिया करता था, और जो इसके दरबार में कवि रहा करते थे उन्हें यह भाई के बराबर का दर्जा देता था, इसीलिए इसे कवि बंधु कहा जाता है। आम जनता में बड़ा लोकप्रिय था, इसीलिए कटी बांधव कहा जाता है। विग्रहराज ने ही हरकेली नामक नाटक लिखा। संस्कृत भाषा में लिखित यह नाटक 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा हुआ है। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण कहलाया करती थी, जिसका निर्माण स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने ही किया था। हरकेली नाम का नाटक राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल लंदन स्थित कब्र पर भी खुदा हुआ है। कैसी लगी आपको यह जानकारी? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। जहां से भी जानकारी मिली है सोनिया, यह आपको गलत जानकारी मिली है। आना जी का दूसरा पुत्र था यह, ये बात याद रखिए। बेसिकली अगर हम हायरार्की को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा सा हायरार्की आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए क्या हायरार्की को समझिएगा, एक मैं आपको हायरार्की समझाता हूं। देखो, एक राजा गद्दी पर बैठा अजय राज। सोनिया आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, जिसमें आप ये कह रही हैं कि सर यह जो है इनके पिता नाम जो है वह जगदेव था। यह जानकारी आपको गलत दी गई है, जिसने भी दी होगी। क्लियर हो गई? अजय राज का पुत्र था अर्णोराज। अरे बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? और इस अर्णोराज के 3 बेटे थे। पहले का नाम था जगदेव, ठीक है। दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और एक का नाम था सोमेश्वर। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब जगदेव के बारे में बात करता हूं, तो मेरे दोस्त इसके एक बेटा था, नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। विग्रहराज की चर्चा करता हूं, तो विग्रहराज के बारे में कहा जाता है कि इसके 2 बेटे थे। एक का नाम नागार्जुन था और एक का नाम हमें नहीं मिलता है। क्लियर हो गई? एक का नाम क्या था? नागार्जुन था, ठीक है। और जब सोमेश्वर की बात करते हैं, तो इसके 2 बेटे थे। एक बात याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, और एक नाम था हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय, हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय के एक पुत्र था जिसका नाम गोविंद राज होता है, और यह गोविंद राज बाद में रणथंबोर की स्थापना करता है। बताओ भाई क्लियर हो गया क्या? तो जो ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका एक बेटा था, नाम था इसका विग्रहराज का पुत्र जगदेव था, मेरे दोस्त यह शायद इतिहास आप लोगों ने थोड़ा सा गलत पढ़ा है। इतिहास के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि जो भी व्यक्ति इतिहास पढ़ाने की शुरुआत करता है, वो कुछ किताबें पढ़ करके इतिहास पढ़ाने की शुरुआत कर देता है, जबकि इतिहास के मर्म को वह नहीं समझ पाता। आजकल के इतिहास का तथाकथित इतिहासकारों ने क्या काम कर दिया है, मैं आप लोगों को बताता हूं। तथाकथित इतिहासकारों ने इतिहास को बाजारू गप्पा बना करके रख दिया है, जिसमें इतिहास के अंतर्गत कई सारी कविताएं, कहानियां, गीत, संगीत गा गा करके बच्चों का मनोरंजन कर कर करके भाई साहब इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इतिहास के अंतर्गत इस तरह से मनोरंजन कर करके, इस तरह से बातें कर करके क्या इतिहास को पढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरह से कहानियां सुना सुना, भाई साहब इतिहास के नाम पर भागवत कथाएं चल रही है आजकल, तो है जी, इतिहास के नाम पर भागवत कथाएं, यह इतिहास के साथ बेहद गलत है। यहां से प्रश्न, जैसे हमारी विद्यार्थी ने कहा कि सर इतिहास में जगदेव इनके पिताजी थे, भाई साहब कोई लॉजिक, कोई तुक तो होना चाहिए। जगदेव तो इसका बड़ा भाई था, है ना, और जगदेव का भाई था विग्रहराज, विग्रहराज का भाई था सोमेश्वर, सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज। यह वही पृथ्वीराज है जो मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन के 2 युद्ध लड़ता है, और इसके चाचा जी का नाम विग्रहराज था। तो फिर उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा,
मैं बेसिकली 2013 से ही राजस्थान के इतिहास की किताब मेरी मार्केट में अवेलेबल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? नया एडिशन आने वाला है उसका बहुत जल्दी, नवीन जिलों और संभागों के आधार पर। तो आप सोचिए 11 साल तो राजस्थान के इतिहास की किताब के लेखन कार्य को हो गए हैं। तो एक नवीन आयाम है, नई सफलता है। तो इस तरह के जो जितने भी बातें होती है, जितनी भी परिचर्चाएं होती है, थोड़ा सा उनसे एक अलग हट करके बात करिएगा। तो विग्रहराज के संदर्भ में याद रखिएगा, स्वयं साहित्यकार था। वह साहित्यकारों का संरक्षक था, है ना। जब तक, एक बात कहता हूं मैं आप लोगों से, जब तक शिक्षक की इज्जत नहीं करोगे ना, गुरु की इज्जत, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। समझ में आ गई क्या बात? जब तक आप गुरु की इज्जत नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु की इज्जत करना सीखिए। चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं बाहर सीख रहे हो, क्योंकि सीखना तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अभी एक विद्यार्थी ने कमेंट किया जी, कमेंट किया गया, सर आप तो बूढ़े हो गए हो। क्या फर्क पड़ता है, कर दो मेरे दोस्त। मैं आपके बोलने से बूढ़ा हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर आपको शिक्षा देने के लिए आया हूं ना। फर्क यह होता है कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं वह किसका माध्यम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका प्रारूप क्या है ना। और वह आपके लिए कितनी उपयोगी है, महत्वपूर्ण यह है। समझ में आ गई क्या बात? नमस्कार, स्वागत है अरुण भाई आपका, आ जाओ। तो साहित्यकारों का संरक्षण था। स्वयं साहित्यकार कैसे था? तो इसने हरकेली नाम का नाटक लिखा था। बताओ कौन सा नाटक लिखा? हरकेली नामक नाटक लिखा। भाषा क्या है? याद रखिएगा जी, संस्कृत है। और इसका साहित्यकार था सोमदेव। इस सोमदेव ने एक नाटक लिखा, डेट्स को ललित विग्रह राज। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसकी उपाधियों के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। इसने उपाधि ग्रहण करी। पहली उपाधि यह ग्रहण करता है और उसी उपाधि को हम कहते हैं कवि बांधव। दूसरी उपाधि धारण करता है कटी बांधव की। क्लियर हो गई? इसने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली के तोमरों को हरा करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख जो है वह अंकित करवाया। बताओ भाई, क्लियर हो गई क्या बात? मैं अच्छा हूं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, एक जैन विद्वान था धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी कौन था? थोड़ा सा दिल और दिमाग को खोल करके सुनिएगा। तो अर्णोराज के दरबारी था। यही अर्णोराज का दरबारी धर्मघोष विग्रहराज का दरबारी भी बना। और इस धर्मघोष सूरी के प्रभाव में आकर के विग्रहराज ने क्या कर दिया? पशु वध पर रोक लगा दी। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से। क्लियर हो गई क्या बात? चलो, तो लिखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष प्रभाव में पशु वध पर रोक लगाई। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ, एकादशी के दिन लगाई थी। क्लियर बात? चलो साहब, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने ही क्या काम किया? इसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और इस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। कहां बनाई? अजमेर में। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा, एक आक्रमणकारी होता है जी,
कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तब्दील कर देता है 2.5 दिन के झोपड़े में। 2.5 दिन का झोपड़ा। मैं जब अपने प्यारे साथियों से पूछता हूँ ना कि भाई साहब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, तो हमारे प्यारे साथी कहते हैं सर इसका 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 दिन में बन करके तैयार। अरे नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं पंजाब शाह, उनका 2.5 दिन का वर्ष उर्स यहाँ पर लगता है। उर्स होता है मेला, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक है। हाँ, राजस्थान की पहली मस्जिद है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहा है। बताओ भाई, क्लियर हो गई? चलिए साहब, इसके बाद में वह व्यक्ति गद्दी पर बैठा जिसे पढ़ने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्लियर हो गई क्या बात? किस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं? तो एक ऐसा राजा जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1177 से लेकर के 1192। देखो सर, कुछ बातें याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वह कब हुआ। भैया जन्म हुआ 1166 में, अहिलवाड़ा गुजरात में। पिताजी का नाम सोमेश्वर था। माता का नाम कर्पूर देवी था। केवल 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। कुछ चीजें जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वह कुछ चीजें जो है वह आपके क्या कहते हैं, कॉमन सेंस से भी हल होती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कॉमन सेंस से हल कैसे होती है? जैसे मैंने लिखवाया कि पृथ्वीराज 1177 में गद्दी पर बैठा और 1166 में पैदा हुआ था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष थी। इसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था भुवनमल, और जो सेनापति था उसका नाम हमें देखने को मिलता है कदम्बवास, या मेरे दोस्त याद रखिएगा जी केमाश। यह नाम हमें देखने को मिलता है। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? अब कुछ बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए। उपाधि याद रखिएगा दलपंगुल और राय पिथोरा। उपाधि कह लीजिए या इसका उपनाम कह लीजिए। दलपंगुल व राय पिथोरा। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गया पृथ्वीराज का बायोडाटा। क्लियर हो गई? क्लास अच्छी लग रही हो ना तो इसे शेयर जरूर कर देना। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल मुकुट राम अवतार, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। हीना, बहुत अभिनंदन। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए हम आपको कुछ बातें बताते हैं जी पृथ्वीराज के बारे में। अब तक पृथ्वीराज की बहुत कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कृपया करके पृथ्वीराज को वास्तविकता में भी जीने की कोशिश किया करो। ये क्या है भाई साहब? ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ये है हमारा प्यारा राजस्थान। यहाँ पर एक जगह आती है, इसे हम कहते हैं अजमेर, और अजमेर का राजा हुआ करता था पृथ्वीराज तृतीय। बताओ भाई, कोई समस्या? अब अजमेर पर शासन कौन कर रहा था जी? पृथ्वीराज तृतीय कर रहा था। सेनापति तो भुवन मल्ल था। हाँ हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ पर ये उल्टा हो गया। सेनापति जो है वह भुवन मल्ल था, बिल्कुल ठीक कर रहे रामोतार भाई, माफी चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। सेनापति भुवन मल्ल था, प्रधानमंत्री कदम्बवास था।
और इसी कदमवास को केमाश के नाम से भी जानते। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई रियली ओबलाइज अबाउट दिस, माफी चाहूंगा। रामोतार, धन्यवाद आपका ये भी कि आपने इस तरह से हमारा ध्यान आकर्षित किया, बढ़िया लगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए साहब। अब भाई साहब पृथ्वीराज, थोड़ा सा एक बार हायरार्की देखो जो हमने सोनिया के कहने पर अभी बताई आप लोगों के लिए। अजयराज का पुत्र अनुराज, इसके 3 बेटे। विग्रहराज का बेटा था नागार्जुन। जबकि विग्रहराज की मृत्यु के बाद सोमेश्वर गद्दी पर बैठा था जी। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? नागार्जुन के मन में होने लगी जलन। ये सोचता था कि मैं तो गद्दी पे बैठा ही नहीं, मेरे भी तो पिताजी राजा रहे। जबकि पृथ्वीराज जो है वो अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गया था। क्लियर हो गई? अब मैं आप लोगों को इतिहास में कुछ बातें जो है वह बताने की चेष्टा करता हूं। देखो जी, घटना घटित हुई भाई साहब, जलने वाले लोग बहुत होते हैं, तो यहां पर एक घटना घटित हुई 1178 में। इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध को कहते हैं हम गुड़गांव का युद्ध। ये जो गुड़गांव का युद्ध है, यह एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय था और दूसरी तरफ इसका चचेरा भाई था, नाम याद रखिएगा, नागार्जुन। पृथ्वीराज जीत गया, नागार्जुन हार गया। सोचो भाई साहब, समझ में आ गई क्या ये बात? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। गुड़गांव का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय जीत गया, नागार्जुन हार गया, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में इसके चचेरे भाई का विद्रोह यहां पर होता है। घटना थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो 1182 ईस्वी में भरतपुर और मथुरा के क्षेत्र में एक जनजाति रहा करती थी, नाम था भंडानक। इस भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया। यहां पर ही पड़ता है भरतपुर और मथुरा, अरे बोलो। भरतपुर और मथुरा यहीं पर होता है और इन क्षेत्रों में एक जाति रहा करती थी, नाम था भंडानक। भंडानकों का संबंध पंजाब तक जोड़ा जाता है, तो भंडानक विद्रोह हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो इसने भंडानक विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। लगभग 1182 के आसपास की बात है। क्लियर? चलो साहब, यहां पर था जी चंदेल, महोबा एक जगह थी मध्य प्रदेश में। यहां पर चंदेल राजवंश का शासन करता था। चंदेल वंश का शासक था परमर्दी देव। क्लियर हो गई? और इस परमर्दी देव को तुमूल के युद्ध में पराजित किया। यह युद्ध कब हुआ? तो भैया ये भी हुआ 1182 में। इसके 2 सेनापति थे, नाम याद रखिएगा जी, आलाह और उदल। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी कि पृथ्वीराज जो है ना, वह पृथ्वीराज मेरे प्यारे साथियों एक तरह से अपने चारों तरफ शत्रु इकट्ठे करता जा रहा है। तो तुमुल का युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज ने जीता। और इस पृथ्वीराज ने क्या किया? पंजुन राय, एक नाम याद रखिएगा, डेट इज कॉल्ड पंजुन राय, को महोबा का प्रशासक बना दिया। महोबा का क्या बना दिया जी? प्रशासक बना दिया। क्लियर हो गई? ये प्रश्न आपके सीधा कॉलेज लेक्चर में आया था कि बताओ भाई महोबा का प्रशासक किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा जी, पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया गया था। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को होगी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, चलिए साहब, इतिहास आगे बढ़ रहा था और बड़ी गजब की घटनाएं हमारे इतिहास में होती हुई जा रही थी। यहां पर पड़ता है गुजरात और इस गुजरात में इस समय शासक था भीमदेव द्वितीय। इसके साथ संघर्ष कर बैठा। ठीक है, और यह घटना 1184 या 1187 के आसपास की होती है।
ठीक है। कुछ किताबों में 1184 मिलती है जिसके अंतर्गत नागौर का युद्ध दिखाई दिया जाता है, तो कुछ किताबों में 1187 मिलती है। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करिए कि पृथ्वीराज ने उत्तर में गुड़गांव था, इधर भंडानक है, इधर महोबा का चंदेल है और इधर गुजरात का भीमदेव है। यानी कि अगर पृथ्वीराज के खिलाफ कभी कोई संघर्ष होगा तो क्या आपको लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसकी मदद करेगा? भाई साहब मुझे तो नहीं लगता। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब थोड़ा सा इतिहास को और समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक राजवंश होता है जी, गहड़वाल। गहड़वाल गहड़वाल थे कन्नौज में, ठीक है। और यहाँ का शासक था जयचंद। अब ये पृथ्वीराज जयचंद के साथ भी पंगा ले लेता है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पर इतिहास सुनिए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चारों तरफ अनेक शत्रु थे। गुड़गांव के युद्ध में इसने अपने छोटे भाई नागार्जुन को पराजित किया, भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया, तुमूल के युद्ध में महोबा के चंदेल वंश शासक परमर्दी देव को हराया और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया, कन्नौज के गहड़वाल वंशी शासक जयचंद से मुकाबला किया या जयचंद से संघर्ष की शुरुआत हुई। अब कैसे जयचंद से संघर्ष की शुरुआत होती है, कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली जयचंद और जो सोमेश्वर थे यह आपस में हुआ करते थे, क्या बोलते हैं उसको, समधी, नहीं समधी नहीं, साडू भाई। साडू भाई हुआ करते थे। कैसे होते थे मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो इतिहास कहता है, इतिहास यह कहता है कि दिल्ली में तोमरों का शासन था। अनंगपाल तोमर उस समय राजा हुआ करते थे, उसके दो बेटियां थी, एक का नाम कर्पूर देवी था और एक का नाम सुंदरी था। सुंदरी का विवाह किया गया जयचंद के साथ, कर्पूर देवी का विवाह किया गया सोमेश्वर के साथ। कर्पूर देवी ने जन्म दिया पृथ्वीराज को, सुंदरी ने जन्म दिया संयोगिता को। तो दोनों मौसेरे भाई बहन हो गए। अब संयोगिता जो है भाई साहब हर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास जाया करती थी और इधर हमारा पृथ्वीराज भी पहुंच जाता नाना जी के घर पे। समझ में आ गई क्या ये बात? हाँ साडू भाई थे, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा शब्द जो है वो गलत याद रह गया। आरपी गुड नाइट, स्वागत है आपका। तो भाई साहब गर्मी की छुट्टियों में दोनों जाया करते थे नाना जी के घर पे, है ना, और नाना जी के घर पे जाके कुंकरे खेला करते थे, छीण पत्ती खेला करते थे, है ना, एक वो हाइड एंड सीक खेला करते थे, है ना, लुका छिपी वाला जो खेल होता है। यानी कि बहुत मजे में जिंदगी कट रही थी। अचानक से दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और एक दूसरे को हो गया प्यार और गाना गाया, हम दिल दे चुके सनम। क्या यह बात क्लियर हो गई? हम दिल दे चुके सनम, साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगे भाई साहब। ये बात का पता चला जयचंद को, तो जयचंद ने रखा संयोगिता का स्वयंवर। स्वयंवर में सबको बुलाया लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। अब जब पृथ्वीराज को नहीं बुलाया तो मामला और बड़े भड़क। पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना करके रख दी वहां पर जहां राजा महाराजा जूते चप्पलें खोला करते थे। पृथ्वीराज का अपमान हुआ। संयोगिता ने माला लेकर के शुरुआत करी और यह माला उसने उस मूर्ति के गले में पहना दी। मूर्ति किसकी थी जी? पृथ्वीराज की। जयचंद को गुस्सा आया कि ये क्या हो गया है, इसने तो मेरे सामने, इन राजाओं के सामने मेरा अपमान कर दिया जी, तो बहुत गलत हुआ है। जयचंद ने संयोगिता को उठा करके कन्नौज के महलों में कैद कर दी। क्लियर हो गई? कन्नौज जो थे उस कन्नौज के महलों में बंदी बना दी। इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। कन्नौज के महलों में कैद करने के बाद में क्या हुआ, घटना कुछ इस प्रकार से घटित हुई मेरे प्यारे साथियों कि बात पहुंची पृथ्वीराज के पास। पृथ्वीराज घोड़ा उठा करके कन्नौज आ गया और इस संयोगिता को जयचंद के चंगुल से छुड़ाकर अजमेर ले आया। दोनों ने ब्याह कर लिया, गाना गाया, मैं भगा लाया तुझे तेरे पिता के घर से, तेरा पिता की दर से। अब देखो जी हम कोई गायक तो है ही नहीं ना, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। हम कोई गायक तो है ही नहीं जो आपको इस तरह से बढ़िया गायक और शेर व शायरियां सुना करके कहानियां सुना सके। तो मेरे दोस्त जयचंद नाराज हो गया। अब इस जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ आमंत्रित किया किसे? गजनी के आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को। बताओ भाई किसे आमंत्रित किया? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी को। यह है जयचंद और जयचंद किसको निमंत्रण दे रहा है? याद रखना, मोहम्मद गोरी को। इसीलिए तो जयचंद के बारे में क्या कहा जाता है कि हे जयचंद यह तूने क्या कर डाला, अपना देश गैरों को बेच डाला।
क्या कहा जाता है जयचंद के बारे में कि है जयचंद यह तूने क्या कर डाला, अपना देश गैरों को बेच डाला। गोरी आ गया भाई साहब, है ना। अब ये गोरी अफगानिस्तान से चलता हुआ पाकिस्तान होता हुआ भारत पहुंचा। भारत आया तो इसने एक जगह थी भटिंडा, भटिंडा को उस समय तबर है हिंद कहा जाता था, और इस तबर हिंद पर पृथ्वीराज का अधिकार था। इस भटिंडा पर क्या कर लिया भाई साहब, अधिकार कर लिया। भटिंडा पर क्या कर लिया जी, अधिकार कर लिया। क्लियर हो गई। भटिंडा पर अधिकार कर लिया। भटिंडा मूल रूप से पृथ्वीराज तृतीय के अधिकार में था। तो मेरे दोस्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब संघर्ष तो होना ही था। क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष टल सकता था? संभव ही नहीं था। भटिंडा के प्रश्न पर तराइन के युद्ध लड़े गए। भटिंडा के प्रश्न पर तराइन के दो युद्ध लड़े गए। सबसे पहले याद रखिएगा जी, तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 में हुआ। एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय था और दूसरी तरफ गोरी था। गोरी हार गया, पृथ्वीराज जीत गया। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध विजेता पृथ्वीराज के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह रही कि उसने तराइन के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। हमारे एसएस विद्यार्थी कह रहे हैं सर क्लास 1 से 1.5 घंटे की रखा करो, पढ़ने में मजा आ रहा है। आप हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एसएस, आपका धन्यवाद मेरे दोस्त। और क्लास जो है आपके लिए ही तो रख रहे हैं मेरे दोस्त, कहीं और नहीं रख रहे हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय मेरे दोस्त जीत गया। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ गई? और मोहम्मद गोरी ने अब अपनी सेना जो है वह इकट्ठी करना शुरू कर दिया। तो कुछ समय के बाद एक अगला युद्ध हुआ जिसे हम इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, द बैटल ऑफ तराइन सेकंड। और यह युद्ध हुआ 1192 में। मेरे प्यारे साथियों इस बात को याद रखिएगा, इस युद्ध ने तराइन के पहले युद्ध का परिणाम जो था उसे बदल करके रख दिया। लड़ने वाले तो वही थे, गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। गोरी जीत गया, पृथ्वीराज हार गया। गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और अजमेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और मेरे प्यारे साथियों यहां से इतिहास सुनिएगा। इसी मोहम्मद गोरी का एक उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। गोरी भारत में पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका उद्देश्य धन लूटना नहीं होकर के भारत पर शासन करना था। क्योंकि गोरी के पहले जितने भी आक्रमणकारी आए थे उन सब का उद्देश्य क्या था, धन लूटना था। लेकिन अब भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। भारत की रक्षा के लिए खड़े हुए बहुत बड़े शूर योद्धा पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हो चुके थे और मोहम्मद गोरी के हाथ में सत्ता की भागडोर आ चुकी थी। इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पकड़ करके कहां ले गया, गजनी ले गया। दोनों आंखें फोड़ दी गई और कैद कर लिया गया। सभा चल रही थी, वहां पर एक साधु के भेष में पृथ्वीराज का बड़ा मित्र चंद्रबरदाई पहुंचा। चंद्रबरदाई वही है जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्लियर हो गई क्या बात? और वह चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से कहता है कि हे गोरी, तेरी कैद में जो व्यक्ति है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह शब्द भेदी बाण चलाने में बड़ा सिद्ध हस्त है, उसे अवसर दिया जाए। 3 अवसर देने की बात कही गोरी ने। प्रथम 2 अवसर चूक गए। तीसरा और अंतिम अवसर जब मोहम्मद गोरी के लिए पृथ्वीराज चौहान चलाने लगा तब चंद्रबरदाई इशारों में कुछ बात कहता है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। पर दोस्त पृथ्वीराज गोरी का इशारा समझ चुका था। पृथ्वीराज ने तीसरा और जबरदस्त तरीके से तीर चलाया जो सीधा गोरी को भेद गया और गोरी वहीं पर धराशायी हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज
और मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद और चंद्र बरदाई ने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों तक पहुंचानी थी, ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। जी चमन जी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो साहब, हाँ गोरी हार गया था यहाँ पर, पृथ्वीराज ने फिर अंततः मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, मार दिया। तो मेरे दोस्त दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। और इसके बाद तो कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई नहीं। एक बात याद रखिएगा जी, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, नाम था चंद्र बरदाई। और इस चंद्र बरदाई ने एक किताब लिखी है, याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड पृथ्वीराज रासो। बताओ भाई कौन सी किताब लिखी है? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है। कुछ नई चीजें भी है ना, उन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। नई चीजें क्या है, नया कुछ खोज हुई है। और वो नई खोज क्या हुई है, तो अजमेर में हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खोज की गई। तो कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें एक तरफ तो मोहम्मद बिन साम और एक तरफ पृथ्वीराज विजय लिखा हुआ है, पृथ्वीराज लिखा हुआ है। तो इस बात का यह प्रमाण मिलता है कि हो सकता है त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे यह वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान क्या गोरी की अधीनता स्वीकार कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। इतिहास हमें यह गवाही नहीं देता है। क्या यह बात क्लियर हो गई क्या? बताओ भाई। हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो ये था हमारे गोरी का इतिहास, हमारे पृथ्वीराज चौहान। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है। और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।